Good morning students, welcome to Bhartiya online classes. Today we will study a new chapter known as atom, chapter number 14. So we will study chapter number 14, atom. In this chapter we will study all the properties about atom. Okay, so in this chapter number 14, atom, three scientists gave their atomic model. We will study one by one all the three atomic model gave by all the three scientists. First of all, the scientist named as J.J. Thomson gave his model. He said that all the positive charge of an atom is uniformly distributed inside it, and the negative charge is just like that as the seeds in watermelon. J.J. थॉमसन ने कहा कि किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि वाटरमेलन में सीड्स होते हैं. क्लियर? इसका मतलब अगर इस एटम को हम डायग्राम से बनाना चाहें तो ये नेगेटिव साइन से बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी जितना एरिया है वो पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज सीड्स की तरह वाटरमेलन में सीड्स की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. Later after, when people ask about the explanation of hydrogen atom, हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन आता है. तो जे.जे. थॉमसन से पूछा गया कि भाई अगर आपने एटॉमिक मॉडल दिया है तो हाइड्रोजन एटम के लिए आप उसकी ऑर्बिट की रेडियस बताइए, उसकी एनर्जी बताइए, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी बताइए, टाइम पीरियड बताइए. तो इन सभी चीजों को जे.जे. थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाए. जे.जे. थॉमसन ने केवल एक थियरी दी कि एटम जो है वो उसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और नेगेटिव चार्ज जैसे कि वाटरमेलन में सीड्स होते हैं कुछ उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. इसके अलावा वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए. तो अगर हम बात करें ड्रॉबैक्स ऑफ जे.जे. थॉमसन, तो फर्स्ट ड्रॉबैक वाज कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, उसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट ए ग्राफ ऑफ एनर्जी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे. तो जो जे.जे. थॉमसन है वो हाइड्रोजन एटम में एनर्जी के ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एनर्जी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. लेटर आफ्टर, जस्ट इनके बाद जो है रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम अभी पढ़ेंगे, दैट इज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ये जो जे.जे. थॉमसन थे ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए. तो हम कहेंगे दूसरा जो ड्रॉबैक था दैट वाज कुड नॉट एक्सप्लेन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. क्लियर? ये दो ड्रॉबैक्स हो गए मेजर. ये दो ड्रॉबैक्स का मतलब सब कुछ ड्रॉबैक ही था. ये अच्छे से हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए या किसी भी चीज को ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए. केवल इन्होंने एक सिंपल सी थ्योरी दी कि भैया जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कुछ इस तरीके से जैसे सीड्स होते हैं वाटरमेलन. तो ये बात थी जे.जे. थॉमसन की एटॉमिक मॉडल की. नाउ लेटर अ साइंटिस्ट नेम रदरफोर्ड गेव हिज एटॉमिक मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ ए एक्सपेरिमेंट. व्हाट ही डिड, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लिए एक्सपेरिमेंट से और उसके बाद कंक्लूजन. तो लेट अस सी व्हाट वाज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो देखिए स्टूडेंट्स, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि एक लिड बॉक्स में यानी कि लिड मटेरियल के बॉक्स में बिस्मिथ को प्लेस किया गया. बिस्मिथ 21483. व्हाट इज बिस्मिथ 21483? बिस्मिथ इज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. यानी कि इस एलिमेंट से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकल सकते हैं. अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस से इंप्लीमेंट होता है. यानी कि कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं. क्लियर? यानी कि नीचे वाला हम जानते हैं एटॉमिक नंबर होता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है न्यूक्लियस में. ऊपर वाला होता है एटॉमिक मास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बताता है. ठीक है? तो अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट होता है. तो बिस्मिथ क्या है?
अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स है। इसने क्या किया, इसके आगे लिड प्लेट रखी। क्यों रखी इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये है लिड प्लेट, ओके। देन आफ्टर इसके फ्रंट में इसने एक गोल्ड फॉइल यानी कि गोल्ड की एक थिन शीट को प्लेस किया। ये क्यों किया ये भी हम डिस्कस करेंगे। गोल्ड फॉइल या गोल्ड प्लेट हम कह सकते हैं फ्रंट में प्लेस की, और बिहाइंड दिस गोल्ड फॉइल अ स्क्रीन इज प्लेस्ड कोटेड विद जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड से कोट करके जिंक सल्फाइड का एक पेस्ट लगा के एक स्क्रीन रख दी, जिसके पीछे हम अपनी आई से विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिस्मिट क्या है। डिस्मिट एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, यानी कि इससे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे। निकलने वाले अल्फा पार्टिकल स्कैटर ना हो, इसलिए आगे वेंटिलेट्स लगा किए ताकि एक नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें ऑब्जर्व हो सके। इससे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल यहां से निकल रहे हैं। वी कैन सी जब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे इंटरेक्ट करते हैं, गोल्ड फॉइल के साथ टकराते हैं, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू गोल्ड फॉइल। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट एट एक्यूट एंगल, दैट मींस लेस देन 90 डिग्री। देखिए इसको जाना ऐसे था, लेकिन ये कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गया, तो हम कहेंगे एक्यूट एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया, दैट मींस लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये कुछ पार्टिकल मोर देन 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, दैट मींस ऑब्ट्यूज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। यही चीज यहां पर हमें देखी गई कि कुछ पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ पार्टिकल लेस देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुए। एंड आउट ऑफ 8000 एटम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ओनली वन पार्टिकल डिफ्लेक्ट मोर देन 90 डिग्री। कई पार्टिकल ऐसे भी थे जो 90 डिग्री से ज्यादा पे डिफ्लेक्ट हुए, और ये देखा गया कुछ पार्टिकल ऐसे थे बहुत रेयर जो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है, जरा देखिए। गोल्ड फॉइल हमने क्यों यूज किया, ये मैं बात करने जा रहा हूं। गोल्ड फॉइल का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। गोल्ड फॉइल इज अ पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट एंड अल्फा इज आल्सो अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है। ये डिफ्लेक्शन इसलिए हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस के नजदीक पहुंच रहा है, इसलिए वो लेस देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस के बहुत नजदीक, बहुत नियर रीच कर रहा है, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट करेगा, और वो अल्फा पार्टिकल जो सबसे ज्यादा नियर पहुंचेगा गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस के, वो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि वहां रिपल्शन फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो हम बात कर रहे हैं गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज किया, बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड फॉइल इज लेस देन अल्फा पार्टिकल, यानी कि गोल्ड फॉइल का जो न्यूक्लियस है वो मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस के। अगर ऐसा नहीं होगा, आपने यहां से एक पॉजिटिव पार्टिकल डाला और जिस पर आप डाल रहे हैं उसका न्यूक्लियस अगर ज्यादा स्टेबल, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। दैट्स व्हाई ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड फॉइल, गोल्ड एलिमेंट इज यूज्ड। ओके, जिंक सल्फाइड इसलिए रखी हुई है कि ये अल्फा पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे हैं, इनको ऑब्जर्व करना है। हम यहां से देखना चाह रहे हैं कि भैया एक्चुअली में हो क्या रहा है, अल्फा पार्टिकल यहां तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहुंच रहे हैं तो हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे, बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। तो जिंक सल्फाइड का कोट करने से क्या होता है, जब भी कोई चीज टकराती है तो ग्लेज यानी कि चमक प्रोड्यूस होती है। अगर इस स्क्रीन पे चमक प्रोड्यूस हो रही है, जिसको मैं माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं, चमक प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है। क्लियर। तो जिंक सल्फाइड इसलिए हमने कोट कर रखा है कि यहाँ पर ग्लेज यानी कि चमक पैदा हो, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आर पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप कि भैया ग्लेज प्रोड्यूस हो रहा है। ज्यादा 10 अल्फा पार्टिकल इधर से मारे तो हमें 8 बार 9 बार ग्लेज प्रोड्यूस हुआ, तो इसका मतलब आउट ऑफ 10 9 अल्फा पार्टिकल आर रीचिंग टू दिस स्क्रीन, दैट मींस दे आर पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। आउट ऑफ 10 पार्टिकल्स, या कह सकते हैं बहुत सारे में से कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो लेस देन 90 पे डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत कम आउट ऑफ 8001 पार्टिकल ऐसा था जो मोर देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गया। तो यहां से हमें जो कंक्लूजन्स मिले हम उनकी बात कर रहे हैं। यहां से आपने ये समझ ही लिया होगा, ये डायग्राम बनाया, इसमें हमने क्या किया, एक साइड से अल्फा पार्टिकल मार रहे हैं, गोल्ड फॉइल रखा हुआ है, पीछे स्क्रीन,
जितने क्रॉस हो रहे हैं हमने देखा मैक्सिमम क्रॉस हो रहे हैं, वो हमें कैसे पता चला, हमें ग्लेज प्रोड्यूस हुआ ZNS की स्क्रीन पे, उस ग्लेज से हमने अंदाजा लगा लिया कि ये अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है। और बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो पहुंच नहीं पा रहे हैं। नहीं पहुंच पा रहे हैं इसका रीजन ये था क्योंकि दोनों अल्फा पार्टिकल और गोल्ड फॉइल दोनों के न्यूक्लियस पॉजिटिव नेचर के हैं, तो रिपल्शन की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गए होंगे या रिपेल हो गए होंगे। तो अगर अब हम बात करें, ये अगर एटम है और एटम के अंदर ये न्यूक्लियस ZE है, अल्फा पार्टिकल अगर हम इस तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं अल्फा, तो कुछ ऐसे हैं जो लेस देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और लगभग मैक्सिमम ऑल आर पासिंग विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, और कुछ ऐसे हैं जो 180 डिग्री पे या मोर देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब अल्फा पार्टिकल है। तो यहां से ऑब्जर्वेशन आया, ऑब्जर्वेशन नंबर 1। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में हम कहेंगे है अप्रोक्सीमेटली ऑल अल्फा पार्टिकल pass through nucleus without any deflection, बिना किसी डिफ्लेक्शन के लगभग सभी अल्फा पार्टिकल क्रॉस हो गए। फिर उसके बाद देखा गया some alpha particle deflects at acute angle। दैट मींस क्या है, कुछ अल्फा पार्टिकल लेस देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के थोड़ा सा नियर पहुंच गए, नजदीक पहुंच। और देखा गया आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल, out of 8000 alpha particle, one alpha particle deflects at obtuse angle। वन अल्फा पार्टिकल ऑब्ट्यूज पे डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका मतलब यह है आउट ऑफ 8000 एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा, 8000 अगर आप अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हो तो उसमें से एक ही ऐसा होगा जो मोर देन 90 पे डिफ्लेक्ट होगा। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक पहुंच गया होगा, और ड्यू टू रिपल्शन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस और गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये मोर देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ होगा। तो ये तो बात रही ऑब्जर्वेशन की। अब अगर हम बात करें कि ऑब्जर्वेशन में एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये चीजें, ये इंसिडेंट हो रहे हैं, इनके बेसिस पे इन्होंने कंक्लूजन्स निकाले। तो हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंक्लूजन्स ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कंक्लूजन में इन्होंने ये बताया नंबर 1, सबसे पहली बात इन्होंने बताया, हम ये जानते हैं कि लगभग सभी अल्फा पार्टिकल क्रॉस हो रहे हैं, इसका मतलब मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो। क्लियर? तो पहला कंक्लूजन यही है, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो। तो पहला कंक्लूजन ये है, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो बिकॉज ऑल अप्रोक्सीमेटली ऑल द अल्फा पार्टिकल आर पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो ये इसलिए हो रहा होगा कि एटम का लगभग सारा पार्ट खाली रहता है। फिर सेकंड बात उन्होंने कही, all the positive charge and mass is concentrated at a small region, at a small sphere of 10 to the power minus 15 meter radius is called न्यूक्लियस। उन्होंने ये कह दिया कि लगभग एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, हॉलो होता है, खाली होता है, और एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज और मास एक छोटे से एटम के अंदर एक और छोटे से स्फीयर में, जिसका साइज, जिसका रेडियस 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर होता है, उतने छोटे से स्फीयर, उतने छोटे से रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और इसी रीजन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। यानी कि व्हाट इज न्यूक्लियस, वेयर द स्फीयर of radius 10 to the power minus 15 meter order in which all the positive charge and mass of atom is concentrated is called nucleus। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट चीज जो बताई वो भी हम डिस्कस करते हैं, और भी खूब सारे ऑब्जर्वेशंस करने के बाद इन्होंने कंक्लूजन निकाले।
नेक्स्ट कंक्लूजन जो है नंबर 3, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इन्होंने कहा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो खाली जगह है उसमें ट्रैक बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन और उसी ट्रैक्स में रिवॉल्व करते हैं, यानी कि न्यूक्लियस रिवॉल्व अराउंड ऑर्बिट। और एक बात और बताई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब है किसी एटम में अगर वो स्टेबल कंडीशन में है, कोई एक्सटर्नल आपने वर्क नहीं किया है, एक्सटर्नल छेड़छाड़ नहीं की है, स्टेबल कंडीशन में एटम है, तो उसमें उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अमाउंट में इक्वल होगा और दोनों का नेचर ही अलग होता है, ये हम जानते हैं। तो दीज वाज द कंक्लूजन on the basis of observation done in alpha scattering experiment। तो लीजिए, अब इन्होंने रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया, ऑब्जर्वेशन किए, उनके बेसिस पे कंक्लूजन निकाली, लेकिन लोगों ने पूछा कि भाई क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए कि भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए। तो क्वेश्चंस जब किए तो काफी चीजों को समझाने की कोशिश की और कई चीजों को समझाने में नाकाम हो गए, फेल हो गए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हम बात कर रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड या फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। तो सबसे पहला could not explain spectrum of हाइड्रोजन एटम। वही फेलियर का जो जे थॉमसन का था, इन्होंने एटम के बारे में बता दिया। देन पीपल आस्क्ड दैट एक्सप्लेन द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ही वाज फेल टू एक्सप्लेन द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। second one is very important, that is stability of atom। ये क्या है इसको जरा समझते हैं। रदरफोर्ड ने कह दिया कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। किसी भी एटम में दो स्फीयर होते हैं, एक तो एटम खुद है 10 टू द पावर -10 मीटर का, और उसके अंदर एक छोटा स्फीयर है 10 टू द पावर -15 मीटर का। और वो जो छोटा स्फीयर है उसमें सभी मास और टोटल पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं 10 टू द पावर -15 मीटर के रेडियस में। और इस छोटे रेडियस जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो यहां से पता चला व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ये लीजिए ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, देन ड्यूरिंग रिवॉल्वेशन अराउंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जैसे जैसे वो चक्कर काटेगा, भाई आप ट्रैक में दौड़ते हैं तो दौड़ते दौड़ते एक चक्कर काटा एनर्जी कम होती है, दो चक्कर काटे एनर्जी कम होती है, आप कट मारने की कोशिश करते हैं, आपके ट्रैक की रेडियस छोटी होती जाती है, आप धीरे धीरे रुकने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी डिसिपिएट हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस देन इट्स एनर्जी विल डिक्रीज, ड्यू टू विच द रेडियस ऑफ ऑर्बिटल पाथ विल आल्सो डिक्रीज, एंड इन द लास्ट द इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू न्यूक्लियस। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, यानी कि माइनस के साथ सेम अमाउंट में प्लस मिल जाएगा, दैट मींस रिजल्ट विल बी 0। तो एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो यही कहा गया, इफ इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, एंड ड्यू टू विच रेडियस ऑफ ऑर्बिटल पाथ विल डिक्रीज, एंड इन द लास्ट इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड एटम बिकम अनस्टेबल। तो इसलिए पूछा गया, तो इसको भी ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। क्लियर? तो आज हमने दो मॉडल्स के बारे में स्टडी किया, जे थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये दोनों ही कुछ खास बताने में फेल रहे। इसके बाद जो थर्ड साइंटिस्ट आएंगे, नेम एज नील्स बोर, उन्होंने काफी चीजें एटम के बारे में बताई और काफी फॉर्मूला डिराइव किया, स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन किया, काफी चीजें, रेडियस निकाली, वेलोसिटी निकाली इलेक्ट्रॉन की, टाइम पीरियड निकाला, फ्रिक्वेंसी निकाली, एनर्जी निकाली। तो
उन सभी चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और फिर हम ये भी जानेंगे कि वो यानी कि नील्स बोर किन किन चीजों को बताने में फेल हो गए. टिल देन, थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.